और अब बात करते हैं बिहार चुनाव के स्टेक होल्डर्स की। कल हमने बात की थी प्रशांत किशोर की, आज बात तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव लालू की राजनीतिक विरासत के इकलौते वारिस, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य। जिम्मेदारियों का इतना बोझ और सैकड़ों चुनौतियां। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के लिए सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत को साबित करने की कसौटी भी है। आइए समझते हैं तेजस्वी की राजनीति इस वक्त कहां खड़ी है और उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूरे राज्य को चौंका दिया था। 20 दिनों में उन्होंने 247 रैलियां और 4 रोड शो किए। 10 लाख नौकरियों का वादा लेकर उतरे तेजस्वी ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि महागठबंधन को 110 सीटें मिली और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी ने अकेले 75 सीटें जीती और यही नहीं, वोटों में भी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ 12 सीटों की कमी ने तेजस्वी को सत्ता से दूर कर दिया। महज 0.03% वोट शेयर और 12 सीटों का फासला तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी टीज बनकर रह गया। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस से हुआ। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। अगर कांग्रेस अपनी आधी सीटों पर भी जीत दर्ज कर लेती तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते थे। फिर आया साल 2022, जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में वापसी की तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। ये उनके लिए अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित करने का मौका था। अपने 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा किया। उन्होंने सड़क निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई अहम मंत्रालय संभाले और युवाओं के मुद्दों पर काम किया। लेकिन जब नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में फिर से पलटी मारी और एनडीए में शामिल हो गए तो तेजस्वी एक बार फिर से विपक्ष में आ गए। नीतीश कुमार के इस कदम ने तेजस्वी को झटका दिया, लेकिन उन्होंने इससे सीख भी ली। अब 2025 के चुनाव में तेजस्वी हर घर में सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा लेकर उतरे हैं। उनका कहना है कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर विशेष अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों में हर परिवार को नौकरी देंगे। लेकिन इस वादे पर सवाल भी उठते हैं। बिहार में अभी अनुमानित 2.76 करोड़ परिवार हैं। अगर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देनी है तो करीब 2.25 करोड़ से 2.80 करोड़ नई नौकरियां बनानी होंगी। लेकिन वर्तमान में पूरे बिहार में सिर्फ 26,50,000 सरकारी नौकरियां हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार 48 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन यह भी 2.80 करोड़ से बहुत कम है। प्रशांत किशोर ने इस वादे को धरती पर सबसे बड़ा झूठ करार दिया है। अब बात उस फॉर्मूले की जिसके दम पर तेजस्वी सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। वही लालू प्रसाद यादव का MY फॉर्मूला, यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जो बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत आधार रहा है। पिछले 3 दशकों से यह फॉर्मूला आरजेडी की ताकत रहा है। 1990 के दशक में मंडल और मंदिर की राजनीति से उभरे इस समीकरण ने लालू को बिहार की सत्ता दिलाई। यादव समुदाय बिहार की आबादी का करीब 14% है और पारंपरिक रूप से आरजेडी का वोट बैंक रहा है। 2020 के चुनाव में भी आरजेडी को यादव समुदाय का भरपूर समर्थन मिला। लेकिन सवाल है कि क्या ये वोट बैंक अब भी उतना ही मजबूत है? नीतीश कुमार और बीजेपी ने समीकरण में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की है। अति पिछड़ों और दलितों को साधने की रणनीति से एनडीए ने यादव वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास जमकर किया। नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए साइकिल योजना, शराबबंदी और जीविका दीदी जैसी योजनाएं चलाईं, जिससे यादव परिवारों की महिलाओं में भी उनका असर बढ़ा। फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि यादव वोट बैंक अब भी तेजस्वी के साथ है। लेकिन सिर्फ यादव वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए तेजस्वी को अति पिछड़ों और दलितों में अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो 2020 का चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ था। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। ये वही सीटें थीं जो पहले कांग्रेस और आरजेडी के पास होती थीं। AIMIM ने जोकीहाट, बायसी, बहादुरगंज, अमौर और कोचा धामन सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन ओवैसी की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक अब एक समान नहीं है। 2020 में AIMIM की वजह से महागठबंधन को कई सीटों पर वोट बंटवारे का नुकसान हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा होता तो महागठबंधन को कम से कम 8 से 10 सीटें और मिल सकती थी, जो सत्ता के लिए काफी थी।
अब 2025 में भी ओवैसी ने तेजस्वी को चुनौती दी है। एआईएमआईएम ने सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि मिथिलांचल की 4 सीटों जले, बिस्फी, केओटी और दरभंगा में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी का आरोप है कि उन्होंने आरजेडी से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी और मंत्री पद की भी मांग नहीं की थी, लेकिन लालू और तेजस्वी ने जवाब तक नहीं दिया। इससे नाराज होकर ओवैसी ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की है कि वो 5 साल पहले की गलती ना दोहराएं और वोट न बांटें। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी की मौजूदगी इस बार भी महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी का प्रभाव बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने घर से आ रही है। संजय यादव को लेकर लालू परिवार में लंबे समय से असंतोष चल रहा है। तेजस्वी के सलाहकार और करीबी संजय यादव की बढ़ती ताकत से परिवार के दूसरे सदस्य नाखुश हैं। संजय यादव पर सुपर सीएम और परिवार में बाहरी व्यक्ति जैसे आरोप लग रहे हैं। सितंबर 2025 में हालात इतने बिगड़े कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताते हुए लालू, राबड़ी, तेजस्वी और तेजप्रताप समेत पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया। तेजप्रताप यादव ने भी संजय यादव के खिलाफ जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मीसा भारती भी इस स्थिति से असंतुष्ट हैं और दिल्ली में ही रहना पसंद कर रही हैं। परिवार का आरोप है कि संजय यादव ने पार्टी और तेजस्वी पर ऐसा नियंत्रण बना लिया है कि लालू का असर कम हो गया है। संजय यादव तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं और पार्टी के कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका है, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों को लगता है कि संजय की वजह से उनकी राय को महत्व नहीं मिल रहा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिवार की ये आपसी कलह तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाव के समय में इस घरेलू कलह ने विरोधियों को भी हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता इस मुद्दे को उठाकर लालू परिवार की एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तेजस्वी के लिए एक नई और गंभीर चुनौती है। जन स्वराज ने 9 अक्टूबर को 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने सामाजिक न्याय का नारा देते हुए अति पिछड़ों, दलितों, मुस्लिम्स और ओबीसी को साधने की कोशिश की है। उनकी लिस्ट में 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 ओबीसी, 9 अल्पसंख्यक और 7 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जनसुराज, जेडीयू और आरजेडी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क तेजस्वी को पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के हर घर नौकरी वाले वादे पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि या तो तेजस्वी यादव मूर्ख है या फिर पूरे बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। ये सीधे तेजस्वी की साख पर हमला है और युवाओं के मन में सवाल खड़े करता है। जनसुराज भले ही बहुत सीटें ना जीते, लेकिन वोट काटने की क्षमता जरूर रखती है, खासकर उन सीटों पर जहां चुनाव कांटे का हो। वहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार निर्णायक साबित हो सकते हैं, जो महागठबंधन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव ने सितंबर 2025 में बिहार अधिकार यात्रा निकालकर अपनी जमीनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश की। ये यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई और 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त हुई। इस 5 दिवसीय यात्रा में तेजस्वी नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर से गुजरे। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी ने यह यात्रा उन जिलों से निकाली जो पहले राहुल गांधी के साथ की गई वोटर अधिकार यात्रा में शामिल नहीं थे। इससे साफ हो गया कि तेजस्वी पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने बेरोजगारी, पलायन और युवाओं की समस्याओं को मुद्दा बनाया। उन्होंने नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा, गिरिराज सिंह के गढ़ बेगूसराय और पप्पू यादव के मधेपुरा में भी रैलियां की। तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति के सबसे युवा और ऊर्जावान चेहरे हैं। उनके पास जनाधार है, युवाओं का समर्थन है और लालू की विरासत भी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने जातिगत राजनीति के बीच बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और युवाओं में अपनी पहचान बनाई। एमवाई वोट बैंक अब भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बांटने की क्षमता रखती है। परिवार की आंतरिक कलह उनकी छवि पर असर डाल सकती है। प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं और सबसे बड़ी बात, उनके सामने नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता हैं जिनके पास सुशासन की छवि और महिला मतदाताओं का मजबूत समर्थन है। साथ ही जंगल राज की नकारात्मक छवि से लड़ना भी तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2020 में तेजस्वी महज 12 सीटों से पीछे रह गए थे, इसलिए
2025 का चुनाव उनके लिए करो या मरो का मौका है। क्या वो अपनी चुनौतियों को पार कर पाएंगे और बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर एक बार फिर सत्ता से दूर रह जाएंगे? इस बारे में बिहार की जनता क्या फैसला करती है, ये हमको 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है, ये हमको लिखकर जरूर भेजें।